माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ अम्ल और क्षारक के यहाँ पर रासायनिक सूत्र दिए गए हैं। आइए हम आगे केमिस्ट्री में समझते हैं किस प्रकार से हम फार्मूलाज बना सकते हैं, याद रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं योगेश गढ़वाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानोदय स्मार्ट साइंस में। विद्यार्थियों, आज का चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आप 9th क्लास से उत्तीर्ण होकर 10th में जाने वाले हैं, तो 10th क्लास के लिए आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक जो है केमिस्ट्री वाला पोर्शन दिया हुआ है, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, अम्ल क्षार लवण, धातु अधातु एवं कार्बन। तो ये अध्याय आपको तभी अच्छे से समझ में आ पाएंगे जब आप इनके रासायनिक सूत्रों को या यौगिकों के सूत्रों को, तत्वों के संकेतों को जान पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसा कलेक्शन लेकर आया हूँ जो इसमें दिए गए हैं। इस विज्ञान की 10th की बुक में जितने दिए गए हैं उन सभी का मैंने कलेक्शन आपके लिए यहाँ पर एकत्रित किया है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा और हम सूत्रों को कैसे याद रख पाएंगे उनके लिए यहाँ पर मैंने आपको यह टॉपिक में समझाया है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले और वीडियोज़ आप तक पहुँचें, जिसमें हम सरल तरीके से इस विज्ञान को स्मार्ट तरीके से कैसे सीखेंगे ये हम जान पाएंगे। साथ ही वीडियो लास्ट तक देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए, तो हम आज आगे बढ़ते हैं। मेरे चैनल को आप साइंस गुरु योगेश के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी आपको यौगिकों के जो सूत्र याद रखने हैं, उसके लिए हम सबसे पहले देखिए कि धातु और अधातु मिलकर के यौगिक बना सकती है, जिनको आयनिक यौगिक कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागना और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना दो प्रोसेस होती है। संयोजकता के आधार पर यौगिकों का निर्माण होता है। कैसे होता है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ नेक्स्ट डे, तो आप उसको देख लीजिएगा, जिसमें आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। तो धातुओं का आपको ध्यान रखना है। धातु मतलब देने वाली, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली। तो धातु मीन्स धन आवेश बनाती है। धा से धातु, धा से धन आवेश। और अधातु इलेक्ट्रॉन लेने वाली यानी ऋणावेश वाली होती है, वो विद्युत ऋणात्मक कहलाती है। जैसे NaCl में Na धातु है और Cl क्या है, अधातु है। ये धातु और अधातु के मिलने से नया यौगिक बना, जिसे हमने कहा NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड या नमक के नाम से हम जानते हैं। इसमें Na जो है सोडियम है और Cl क्लोरीन जो है वो अधातु है। तो धातु और अधातु मिलकर ही बनाएंगे। ध्यान रखिएगा जो नया यौगिक है वो। कारण ये है कि धातु प्लस है और धातु धातु के साथ में जुड़ नहीं सकती, वो अधातु में माइनस होती है ना। तो प्लस और प्लस जो है आपस में नहीं जुड़ पाते हैं, ठीक है। इसलिए धातु के साथ अधातु ही जुड़ेगी। हाँ, अधातु के साथ अधातु भी यौगिक बनाती है, लेकिन वह जो उनके बीच में बंधन होता है वह सहसंयोजक बंध बना करके बनाती है। तो इस प्रकार से हम इसमें जो यौगिक देखेंगे वो इसी प्रकार के यौगिक होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम की संयोजकता +1 है और क्लोरीन की -1 होती है। संयोजकता के बारे में हमने पिछले अध्याय में बात की है, और नेक्स्ट अध्याय में भी मैं चैप्टर जो आएगा वीडियो, उसमें मैं आपको और क्लियर कर दूंगा इसको अच्छी तरह से। तो यहाँ पर इनमें दोनों में एक की +1 है धातु की और -1 क्लोरीन की है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम त्याग देगी, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देती है। तो क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होते हैं अंतिम कक्षा में, और एक मिल जाता है तो 8 हो जाते हैं। इस प्रकार उसका अष्टक भी पूर्ण हो जाता है। और सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से लास्ट का जो है उसका सेकंड जो कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो दोनों की संयोजकताएं पूर्ण हो जाती है। इसीलिए उनका एक बीच में बंध बनता है, जिसको हम विद्युत संयोजक बंध या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और यह बनाते हैं जो यौगिक, उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। इसी प्रकार अधातु वाला उदाहरण देख लीजिए। कार्बन प्लस ऑक्सीजन में आप देख सकते हैं C+O2 लिखा है। कार्बन भी अधातु है और ऑक्सीजन भी अधातु है। इनके बीच में क्या है, सहसंयोजक बंध बनेगा, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागता कोई नहीं है, ठीक है। तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, इसके कारण से यौगिक बनते हैं। तो हमें तत्वों के संकेत तो हम देख चुके हैं पिछले अध्याय में, उसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें कि कैसे बनेंगे। अब देखिए, यहाँ पर यदि किसी भी अंत में, लास्ट में, यौगिक के लास्ट में, ठीक, यहाँ पर जो दिए गए हैं मेमो में रासायनिक सूत्र दिए, उनके नाम इस प्रकार है। जिसके अंत में यदि O या O2 या O3 आए, या O मतलब आप तो O याद रखिए,
यदि इस प्रकार से आता है तब हम उसको O इक्वल टू ऑक्साइड लिखा जाता है। ठीक है, पहले यदि अपने तत्वों के नाम लिखे हैं और उसके बाद आप इसको कनेक्ट कर लीजिए तो आपको वो दोनों उस यौगिक का नाम पता चल जाएगा। क्योंकि रासायनिक समीकरण में लिखते समय जब हमें प्रश्न आते हैं, 4 अंक का इसमें प्रश्न पूछा जाता है, तो जैसे हिंदी में यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है, इस प्रकार आपको लिख दिया जाता है। अब आपको इसका फॉर्मूला बनाना है, तो आपको फार्मूला यदि बनाना है तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसके लिए तत्वों की मैंने संयोजकताएं भी लिखी है पिछले वीडियो में, साथ में उनके नाम भी लिखे हैं, और यहाँ पर मैं आपको यौगिक के नाम किस प्रकार से लिखे जाएंगे वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये यदि कंप्लीट करते हैं तो 100% फुल गारंटी है कि आपको वो चैप्टर चारों अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए जैसे Mg और O लिखा हुआ है, पहला फॉर्मूला MgO। अब Mg मीन्स होता है मैग्नीशियम, आपने तत्वों का नाम में पढ़ा होगा, Mg मीन्स मैग्नीशियम, इसके साथ O लास्ट में जुड़ा है तो हमने O को क्या लिखा है, ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार देखिए जल का H2O, H2O को हम सामान्य तौर पर जल कहते हैं, इसका नाम जो रासायनिक नाम क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, इसी प्रकार Fe3O4, ये भी Fe मीन्स आयरन होता है। अब इसमें 3 या 4 संख्या लिखी, उस पर आपको अभी ये सूत्र का नाम लिखते समय ज़्यादा ध्यान देने की अभी आवश्यकता इसमें नहीं है। O को आप देख लीजिए, तो यहाँ Fe3O4 भी आयरन है और O मीन्स ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड बनेगी सेकंड और थर्ड। एक्चुअल में इसके दो जो हैं इसके अयस्क होते हैं आयरन के, तो इसकी संयोजकता भी 2 प्रकार की प्रदर्शित करता है, एक +3 और एक +2 संयोजकता दर्शाता है आयरन, इसीलिए इनका नाम जो है अलग अलग है, तो इनको हम आयरन ऑक्साइड लिख सकते हैं दोनों को। ठीक है, 5वां देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र, C मीन्स कार्बन, O2 लगा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से 6वां नंबर देखिए कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम होगा और O मतलब ऑक्सीजन, तो ये कैल्शियम ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बिना बुझा हुआ चूना भी हम कहते हैं। फिर है 7th जिंक ऑक्साइड, ZnO, तो इसको जिंक ऑक्साइड कहा। CO को कॉपर ऑक्साइड कहा। MnO2 यानी मैग्नीज, Mn मीन्स मैग्नीज, तो मैग्नीज ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड, Pb मीन्स लेड, तो लेड ऑक्साइड कहलाएगा ये, इसमें PbO को हम लेड ऑक्साइड कहेंगे। इसी प्रकार से HgO का भी नाम जो है यह है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, यानी पारद, ये पारा है एक्चुअल में, तो इसका ऑक्साइड है ये, इसलिए इसको मर्क्यूरिक ऑक्साइड नाम दिया गया है। नेक्स्ट है CO, अब O है लास्ट में, तो इसको हम कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि एक है इसमें तो इसलिए मोनो लगाया जाता है, यदि 2 आ जाते हैं तो उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ऊपर मैंने नाम उसका लिखा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 लिखा हुआ है 5वें नंबर पे। ठीक है, तो डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, और अगर सिंगल है तो मोनो, तो यहाँ सिंगल है इसके साथ ऑक्सीजन, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड इसका नाम दिया गया। इसके अलावा कुछ इतने नाम तो आपके जो है कार्बन मोनोऑक्साइड तक तो हैं, इसके अलावा कुछ नाम और एक्स्ट्रा हैं जो आपको याद रखने जरूरी हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की SO2, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, SO3 ट्राई ऑक्साइड, मैंने कहा 3 है तो ट्राई ऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। S मीन्स सल्फर, N मीन्स नाइट्रोजन, S मीन्स सल्फर, है ना। एल्यूमिनियम Al2O3, ये ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर, बच्चे इसको गड़बड़ करते हैं, AlO लिख देते हैं, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की संयोजकता है 2 होती है, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 परमाणु इसके साथ जुड़े हुए हैं 2 एल्यूमिनियम के साथ में। अब वो कैसे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। चलिए, Na2O सोडियम ऑक्साइड, K2O पोटेशियम ऑक्साइड, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। यहाँ पर जो मैंने बाद में लिखे हैं 11 के बाद में, तो ये वाले आपको बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं आपके चैप्टर में, बट 11 जो ऊपर के दिए हैं वो, और इनके साथ में यदि आप इनको भी याद रख लेते हैं तो आपको आगे तक भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सारे ऑक्साइड लगभग इसमें आ जाते हैं। ये सभी ऑक्साइड है, ये धातुओं या अधातुओं के ऑक्सीजन के साथ संयोग से, मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ने से बनते हैं, यानी धातु प्लस ऑक्सीजन, तो धातु ऑक्साइड बनते हैं, इसलिए हम उनके नाम के लास्ट में ऑक्साइड लिखते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिए, धातु ऑक्साइड में कौन है और अधातु में ऑक्सीजन मिलती है, तो अधातु ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, Fe2O3 एक मिश्रित ऑक्साइड है, तो इस प्रकार से बनते हैं। अब इसी प्रकार यदि किसी के लास्ट में OH लिखा हो तो देखिए क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH लिखा है, Ca मीन्स कैल्शियम, Na मीन्स सोडियम, K मीन्स पोटेशियम, Mg मीन्स मैग्नीशियम, Zn मीन्स जिंक, Al मतलब एल्यूमिनियम। तो देखिए इनके हाइड्रोक्साइड, OH को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड। अब OH2 भी हो सकता है वो, तो यहाँ पर देखिए
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्षार हैं या क्षारक हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटाश भी कहते हैं। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का AlOH थ्राइस होता है ना। आयरन हाइड्रोक्साइड, वैसे आयरन हाइड्रोक्साइड तक नहीं है जो मैंने ऊपर के 5 लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तक, ये आपको ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसके अलावा भी मैंने इसमें कुछ नाम लिख दिए हैं, आप यदि चाहें तो उनको भी याद रख सकते हैं। यह वैसे अभी आपकी बुक में ज़्यादा नहीं दिए गए हैं। फेरा या आयरन ऑक्साइड जो है, फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड जो है, ये आपके इसमें अभी नहीं, हाइड्रोक्साइड नहीं दिए हुए हैं, है ना। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड भी जहाँ तक है मैंने देखने में नहीं आया है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आया है, तो इनको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कार्बोनेट। तो कार्बोनेट जो जिसमें जुड़ेगा, मतलब CO3 जिसके लास्ट में आएगा उसको कार्बोनेट कहेंगे। जैसे CO3, Ca और Zn का, Ca मीन्स कैल्शियम, Zn मीन्स जिंक, तो कैल्शियम कार्बोनेट और जिंक कार्बोनेट, यहाँ पर नाम इस प्रकार से इनका बन जाएगा। जिसको मार्बल भी कहा जाता है, चूना पत्थर, संगमरमर, है ना, ये या खड़िया, ये सब जो है कैल्शियम कार्बोनेट के ही उदाहरण हैं। जिंक कार्बोनेट है। इसी प्रकार से सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, इसको धावन सोडा या कपड़े धोने का जो सोडा होता है, वॉशिंग सोडा, वह भी कहा जाता है, इसको सोडियम कार्बोनेट। NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं या बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसमें आपको इसका एक आपकी बुक में नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी नाम इसका दिया है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों एक ही हैं। इसमें देखिए NaHCO3 लिखा है। Na मीन्स सोडियम, H मीन्स हाइड्रोजन और CO3 को हम क्या कहते हैं, कार्बोनेट कहते हैं। तो इसलिए कार्बोनेट ये एक्चुअल में आयन होते हैं। ठीक है, तो पूरा ग्रुप है इसमें, इस प्रकार से इसका नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये भी आपकी बुक में ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, तो आप इसको यदि चाहें तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़्यादा आवश्यकता आपकी बुक में नहीं है ना। इसके बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, ये भी आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, मैंने रिएक्शंस में इसको कहीं देखा नहीं है। अभी 10th के लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, बट हो सकता है तो आप इसको एक बार याद कर लीजिए फिर भी। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, ये भी आपकी किताब में देखने को नहीं मिला है। अमोनियम कार्बोनेट भी नहीं है, लेड कार्बोनेट भी नहीं है, हाँ कॉपर कार्बोनेट हो सकता है ना। आयरन कार्बोनेट भी नहीं देखने को मिला है। तो ये कुछ कार्बोनेट है जो मैंने आपको बताया। मेनली जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट तक आप या मैग्नीशियम कार्बोनेट तक आप याद रख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-6 यौगिक हैं ये, इनके नाम आप याद रख लीजिए, आपको बहुत काम आने वाले हैं। नेक्स्ट है सल्फेट। यदि किसी के लास्ट में SO4 जुड़ा हुआ हो, ठीक है, जैसे यहाँ SO4 है, लास्ट में यदि SO4 आता है तो हम उसे क्या लिखेंगे, सल्फेट। जैसे यहाँ ZnSO4 लिखा, तो Zn जो धातु है उसका नाम है जिंक, SO4 मीन्स सल्फेट, तो इसका नाम हो जाएगा जिंक सल्फेट। इसी प्रकार Fe मीन्स आयरन, तो आयरन सल्फेट बनेगा। कॉपर के साथ सल्फेट जुड़ा है SO4, तो कॉपर सल्फेट बनेगा, जिसको नीला थोथा भी हम कहते हैं। ठीक है, और आयरन सल्फेट जो होता है उसको ग्रीन विट्रियोल मीन्स हरा थोथा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रीन कलर का होता है, और कॉपर सल्फेट नीले कलर का होता है, इसलिए नीला थोथा कहते हैं उसको। कैल्शियम सल्फेट है। फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या हम इसको कहते हैं POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका भी जो फॉर्मूला है वो CaSO4 × ½ H2O। ठीक, CaSO4 × 2H2O यदि आ जाएगा तो अब हम उसको लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाई मीन्स दो, है ना, दो अणु हैं जल के, इसलिए डाईहाइड्रेट। और ऊपर जो है आपका POP में केवल आधा अणु है, इसलिए उसको हेमी कहा गया है। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मीन्स POP, और कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट मतलब जिप्सम। जिप्सम से ही हम बनाते हैं POP को। ठीक है, इसकी विधि है 10th में। सोडियम सल्फेट का Na2SO4, MgSO4 है तो मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको एप्सम साल्ट भी हम कहते हैं। पोटेशियम सल्फेट का K2SO4 है ना। फिर Al2SO4 थ्राइस। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एल्यूमिनियम के साथ वाला Al2SO4
थ्राइस, है ना। फिर अमोनियम सल्फेट, ये ज़्यादातर में देखने में नहीं आया है, बट फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4। बेरियम सल्फेट का जरूर याद रखिए, ये बेरियम सल्फेट जो है ये आता है। तो बेरियम, Ba मीन्स बेरियम, SO4 बेरियम सल्फेट। PbSO4 मतलब लेड सल्फेट। सिल्वर सल्फेट भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया में नहीं है, बट आप चाहें तो याद इसको रख सकते हैं, Ag2SO4। चलिए नेक्स्ट है, हम बात करते हैं क्लोराइड। अब Cl, ध्यान रखिए ये Ci नहीं है, क्योंकि C मीन्स कैपिटल लेटर होगा और L है इसके बाद तो स्मॉल लेटर। तो ये जो होते हैं क्लोराइड होते हैं, ठीक है। तो जिनके लास्ट में Cl जुड़ा है उनको हम क्लोराइड के रूप में व्यक्त कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड। AgCl सिल्वर है, Ag मीन्स तो सिल्वर क्लोराइड। BaCl2 बेरियम क्लोराइड। MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड। LCl3, यहाँ मैंने फिर कहा एल्यूमिनियम का स्पेशल ध्यान रखिएगा आप सभी। एल्यूमिनियम क्लोराइड में AlCl3 फॉर्मूला होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि संयोजकता 3 है एल्यूमिनियम की, इसलिए मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, इसलिए उसके साथ 2 क्लोरीन जुड़ते हैं, और क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, तो MgCl2 जुड़ेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को हम कहते हैं, और इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड भी होता है। इसको हम अम्ल के रूप में व्यक्त करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। इसी प्रकार अमोनियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, Li मीन्स लिथियम, KCl पोटेशियम क्लोराइड। फिर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, जिंक क्लोराइड ZnCl2, आयरन क्लोराइड का FeCl2, FeCl3 भी आयरन क्लोराइड ही होता है। कॉपर क्लोराइड का आपको मैंने शायद लिखवा दिया, कॉपर क्लोराइड का। PbCl2 लेड क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड। ये नीचे जो दिए गए हैं 3-4, ये ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, जिंक क्लोराइड तक आपको याद ज़्यादा रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका जो है आ जाता है ब्रोमाइड। तो जैसे क्लोरीन के लिए Cl आता है तो क्लोराइड हो गया, वैसे ही Br के लिए ब्रोमाइड। तो यहाँ सिल्वर के साथ Br जुड़ जाएगा तो सिल्वर ब्रोमाइड, बेरियम के साथ जुड़ जाएगा तो बेरियम ब्रोमाइड, सोडियम के साथ सोडियम ब्रोमाइड, KBr मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड, Mg के साथ, तो Mg वाला आपके इसमें नहीं है चैप्टर में, आप KBr तक याद रखिए, केवल इतने ही आपको दिए गए हैं ब्रोमाइड। AgBr और NaBr, KBr, BaBr2, यहाँ तक आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ये ब्रोमाइड के कुछ नाम हो जाएंगे। कैल्शियम ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सब नाम इनके आप चाहें तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज इसकी ये आपकी बुक में नहीं है। अब आई अगर लगा हुआ है, ये L नहीं है, ये कैपिटल लेटर का I है, तब हम आयोडाइड कहेंगे। तो जैसे Ki मीन्स पोटेशियम आयोडाइड, Ba2 मीन्स बेरियम आयोडाइड, Na मतलब सोडियम आयोडाइड। ऐसे सिल्वर आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम के साथ I जुड़ा है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, कैल्शियम आयोडाइड, कैल्शियम आयोडाइड के या आपको जो दिए गए हैं एजिस आई के बाद में जो दिए गए हैं वो आपकी बुक में नहीं है, तो आपको केवल ये लिख दिए गए हैं, याद नहीं भी आप इनको रखें तो कोई बात नहीं, बट ऊपर के जो मैंने लिखे हैं वो ज़रूर आप याद रखिए, पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड और बेरियम आयोडाइड का। चलिए नेक्स्ट है नाइट्रेट। तो नाइट्रेट में हम यदि NO3 आएगा लास्ट में तो हम उसको नाइट्रेट के रूप में लिख देते हैं, है ना, N से स्टार्ट ही होगा उसका। तो देखिए AgNO3 है तो सिल्वर नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट के लिए CaNO3 ट्वाइस लगा। अब यहाँ ध्यान रखिए, ट्वाइस लगे थ्राइस लगे, आपको नाइट्रेट ही लिखना है ना। NaNO3 को सोडियम नाइट्रेट, ZnNO3 ट्वाइस को जिंक नाइट्रेट। यहाँ पर मैंने उसको ये दोबारा लिख दिया है, सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट, ये सारे आपको दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इनके लास्ट में यदि NO3 आता है तब आप इनको नाइट्रेट लिखेंगे। और नाइट्रेट पे मैंने ऊपर जो 5 लिखे हैं वो आपके ज़्यादा काम के हैं, बाकी नीचे वाले जो दिए हुए हैं KNO3, CaNO3 ट्वाइस, MgNO3, CuNO3, ये आपको केवल लिख कर दिए हैं, बट इनको आप ना भी याद रखें तो चलेगा, ठीक है। मेन जो है ऊपर मैंने उनको डिफाइन कर दिया है, मेन 5 हैं आपके इसमें दिए हुए, AgNO3, CaNO3, NaNO3, ZnNO3, KNO3 भी आ सकता है, और CaNO3 भी आप याद रख लीजिए। बस इतना पर्याप्त है आपके लिए। मैग्नीशियम नाइट्रेट भी कर सकते हैं क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्शंस भी दिए हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है एल्यूमिनियम में। देखिए यहाँ भी NO3 थ्राइस आता है ना, क्योंकि इसकी संयोजकता ही 3 होती है। और अमोनियम नाइट्रेट का भी आप याद रख लीजिएगा, अमोनियम नाइट्रेट का इस प्रकार है NH4NO3।
तो नाइट्रेट के बाद हम बात करते हैं सल्फाइड। यदि किसी के लास्ट में एस लिखा हुआ हो तो हम उसको कहते हैं सल्फाइड। और आपकी बुक में मात्र 2 सल्फाइड के ही मैंने फॉर्मूला मुझे देखने को आए, एक तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और सिल्वर सल्फाइड Ag2S। Na2S भी है तो आप इसको याद रख सकते हैं, लास्ट में एस लिखा हुआ है। कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, सिल्वर, ये सब नाम आप इसके, लेड सल्फाइड, ये भी लेड सल्फाइड तो है ही नहीं आपके, आयरन सल्फाइड भी नहीं है ना। बट आप इनको याद रख लें तो बेहतर होगा, आपको नेक्स्ट और आने वाली क्लासेस में काम आने वाला है। मर्क्यूरिक सल्फाइड भी नहीं है, हाँ है, HGS है, सॉरी। मर्क्यूरिक सल्फाइड या सिनाबार या अयस्क है, इसके बारे में दिया हुआ है। कैडमियम का याद नहीं रखें चलेगा, अमोनियम सल्फाइड भी नहीं। इसके अतिरिक्त इतने ही आपको जो मैंने फार्मूलाज बताए, केवल यही आपके काम के हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अभी आपकी स्कूल ओपन होने में लगभग 1.25 महीने का पूरा टाइम बचा है, लगभग 40 दिन का। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। और आपको लगभग 10 दिन का समय बचा हुआ है, अप्रैल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस। तो आपको ये बहुत काम आने वाला है क्योंकि चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसी प्रकार कुछ अन्य भी हैं, यहाँ पर मैंने लिखे हैं कैल्शियम फॉस्फेट का, सोडियम फॉस्फेट का। ये कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, फास्फोरिक अम्ल, इसमें सोडियम जिंकेट ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ये ध्यान रखिए, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट ये आपको याद रखना है। सोडियम एल्यूमिनेट भी याद रखना है, NaLO2, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट भी आपको याद रखना है। ये मेन ये 4 ज़्यादा हैं आपके महत्वपूर्ण, ये आते रहते हैं। KMnO4 मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट। बस इतने आपके लिए पर्याप्त हैं, इतने फार्मूलाज आपके लिए बहुत काम के हैं। कुछ कार्बनिक यौगिक जो अध्याय 4 से दिए गए हैं उसको हम अलग से जब चर्चा करेंगे तो समझ में आपको आ ही जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कुछ कार्बनिक यौगिकों के नाम दिए हुए हैं, जैसे मीथेन, मेथेनॉल, ग्लूकोज का याद रखिए, ये महत्वपूर्ण है, C6H12O6, या इसको हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी लिखते हैं। इसी प्रकार एसिटिक एसिड या सिरका जो है CH3COOH, ये भी याद रखिए। सोडियम एसीटेट का नाम भी आपको याद रखना है, CH3COONA। बेंजीन, एथिलीन, एसिटिलीन और फॉर्मेल्डिहाइड, ये आपके उसमें हम जब बात करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब आपके अध्याय 4 से रिलेटेड है। तो हम उसमें जब चर्चा करेंगे तो आपको ये वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर कक्षा विज्ञान, रसायन विज्ञान के अंतर्गत के ये सब दिए हैं। ये यदि आप कर लेते हैं तो आपका निश्चित तौर पर पूरा कंप्लीट आप याद रख सकते हैं। इसको मैंने एक शॉर्ट में आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या होगा, O है यदि तो ऑक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड, NO3 लास्ट में है तो नाइट्रेट, SO4 सल्फेट, Cl को क्लोराइड, I को आयोडाइड और Br को ब्रोमाइड लिखा जाता है। बस इतने ही आपको याद रखना है, केवल ये मेन चार्ट है। और वो तत्व यदि आप याद रख लेते हैं तो आप इनको जोड़ करके, या आपकी बुक में दिए गए हैं, इनको आप बार बार जब अभ्यास होगा आपकी क्लास में तो आप इसको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और आप आसानी से समीकरण को संतुलित भी कर पाएंगे और समीकरण को याद भी रख पाएंगे। चलिए, आप सभी को मेरा इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। थैंक यू।